ठीक, तो चलो आज से क्लास स्टार्ट किया जाए। ठीक है, क्लियर है, गुड। ठीक है, चलो ऑडियो वीडियो अगर क्लियर है तो कल की क्लास को फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। कल हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो था उसमें से ब्लड और ब्लड का सर्कुलेशन, पाथवे, हार्ट सब कुछ कंप्लीट कर चुका है। ठीक, आज की क्लास में हम लोग इसी सर्कुलेशन सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट और बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, ये एनसीईआरटी में बस एक पैरा में दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा हमारा पूरा कंप्लीट। ह्यूमन के केस में, एनिमल्स मतलब कि ह्यूमन के केस में, फिर प्लांट्स का बचेगा, प्लांट्स का फिर एक बार देख लेंगे, वो छोटा सा पार्ट है। चलो हेडिंग लगाओ इसमें, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, एक सेकेंड, क्लैरिटी क्लियर है, ठीक, गुड। चलो लिम्फेटिक सिस्टम, अब देखो समझो ध्यान से, पहले लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है हमारे बॉडी में, ये कहाँ पे ये पूरा का पूरा सिस्टम प्रेजेंट होगा, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा डिटेलिंग देख लेते हैं। देखो ध्यान से, अगर हम लोग लेकर के चलते हैं, मान लो ये है हम लोग का एक कोई सा सेल, ठीक, ह्यूमन बॉडी का कोई सा भी एक सिंगल सेल को हम लोग यहाँ पे बनाए हुए हैं। ये हो जाएगा, इसमें साइटोप्लाज्म वगैरह जो भी इसका न्यूक्लियस हो गया, और बाकी जो भी इसके अदर कंपोनेंट्स होंगे वो उसी सेल में प्रेजेंट होंगे। सेल के पास में कैपिलरीज आते हैं, ब्लड वेसल्स आते हैं, और यहाँ पे जो कैपिलरी रहेगा ये अपना नेटवर्क बना करके रहने वाला है। ये आ गया यहाँ पे अब कैपिलरी। अब समझो ध्यान से, यहीं पे इसका कॉन्सेप्ट आता है। अगर ये ब्लड वेसल जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन लेकर के आया, ये ब्लड वेसल इस सेल के पास में ऑक्सीजन लेकर के आया हुआ है, ठीक, ऑक्सीजन जो रहता है इस कैपिलरी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा इस सेल के पास, लेकिन ये सेल और ये कैपिलरी इन दोनों के बीच में देखो यहाँ पे एक गैप है, क्लियर हुआ, यहाँ पे एक गैप है, तो ये ब्लड वेसल इस ऑक्सीजन को फेंक के तो देगा नहीं, ब्लड वेसल जो है ये ऑक्सीजन को फेंक के कभी नहीं दे पाएगा, ठीक, तो यहां से इस ऑक्सीजन को ब्लड वेसल से लेकर के पूरे सेल तक पहुंचाने के लिए बीच में एक कोई सब मीडिएटर होना चाहिए, एक मिडिल मैन होना चाहिए, तो वही मिडिल मैन का जो काम करता है इसी को हम लोग बोलते हैं लिम्फ, LYMPH, LYMPH, लिम्फ। ब्लड जैसा एक फ्लूइड होता है, वैसे लिम्फ भी एक फ्लूइड होता है, क्लियर। लिम्फ कंटेन क्या क्या करता है बोलने से, ये दो चीजें कंटेन करेगा, एक हो जाएगा प्लाज्मा और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जो रहता है ये एक टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी होता है, इट इज अ टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। लिम्फोसाइट जो रहता है ये एक डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है, ठीक। अब समझो, प्लाज्मा अलोंग विथ लिम्फोसाइट, प्लाज्मा अलोंग विथ लिम्फोसाइट होगा क्या, ये कैपिलरीज के थ्रू यहाँ बाहर आएंगे, और बाहर आकर के पूरा का पूरा जो फ्लूइड रहता है ये इंटरसेलुलर स्पेसेस जो रहेंगे उसके स्पेस को, खाली स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर लेता है। मान लो ये एक सेल हो गया, यहाँ पे एक सेल और हो गया, तो इनके बीच में भी क्या प्रेजेंट होगा बोलने से, ये लिम्फ प्रेजेंट होता है, लिम्फ प्रेजेंट होता है, ठीक, एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होगा लिम्फ, और ये इंटरसेलुलर स्पेसेस के पूरे जो स्पेस रहते हैं उसको ये ऑक्यूपाई करके वहां पे ये प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया, आया कहां से है ये बोलने से, ये ब्लड वेसल्स में जो ब्लड फ्लो होते हैं उन्हीं ब्लड के जो प्लाज्मा होगा, और साथ में ब्लड में एक डब्ल्यूबीसी का टाइप लिम्फोसाइट होता है, ये उसके साथ में मिल करके कैपिलरीज के थ्रू ये बाहर आ जाते हैं, क्लियर हो गया। और कैपिलरीज के थ्रू बाहर आने के बाद पूरे के पूरे इंटरसेलुलर स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर लेगा, और ये इसका फंक्शन क्या होता है बोलने से, ये एज अ मिडिल मैन यहाँ पे फंक्शन करने वाला है या एक्ट करने वाला है, जिसका काम होता है ब्लड वेसल से सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू या फिर सेल के पास करना, या फिर सेल या टिश्यू से किसी भी सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करवाना है ब्लड वेसल के पास। आ गया समझ में इतना, तो ये होता है तुम्हारा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में कौन सा सब्सटेंस होता है जो कि पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है बोलने से, लिम्फ। लिम्फ क्या होता है बोलने से, ये होता है डब्ल्यूबीसी का टाइप, क्लियर हो गया। लिम्फ किससे बना हुआ होता है बोलने से, ये दो चीज होगा, एक हो जाएगा प्लाज्मा और दूसरा हो जाएगा लिम्फोसाइट, सॉरी लिम्फ नहीं, लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का टाइप होता है, लिम्फ जो रहेगा ये प्लाज्मा और लिम्फोसाइट दोनों से मिलकर के बना हुआ कंपोनेंट हो जाएगा, जो कि कहां पे प्रेजेंट होगा, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस जो रहते हैं उन्हीं स्पेस को ये ऑक्यूपाई करके वहां पे ये देखने के लिए मिलता है। क्लियर हो गया इतना, कितना क्लियर हो गया, गुड। देखो तो अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिम्फोसाइट लिखो इसमें,
इट इज अ, इसको मिटाएं, it is a fluid like substance, comes from blood vessels, comes from blood vessels, comes out, लिखो, comes out from blood vessels through capillaries, थ्रू कैपिलरीज, और बाहर आने के बाद एंड ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई इंटरसेल्युलर स्पेसेस, intercellular spaces. It acts as middleman between blood vessels and tissue और सेल। ठीक है, ये एक मिडिलमैन के जैसा काम करेगा, मिडिलमैन के जैसा बिहेव करेगा बिटवीन ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू और फिर सेल। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस between blood vessels and cells। ये हो जाएगा तुम्हारा लिम्फोसाइट या लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक, लिम्फेटिक सिस्टम देखो, जल्दी से देखो, फटाफट लिखो, ये छोटा सा ही टॉपिक था इसमें, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया, डन, गुड। तो देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, फिर ये टॉपिक हो जाएगा हम अपना कंप्लीट। एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा खत्म। देखो, लिम्फेटिक सिस्टम ये होता क्या है बोलने से, ये एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जो कि ब्लड वेसल्स, जैसे ब्लड पूरा का पूरा सर्कुलेशन सिस्टम बनाता है, सेम वैसे ही लिम्फोसाइट जो रहता है ये लिम्फेटिक सिस्टम बनाएगा। लिम्फ जो रहता है ये लिम्फेटिक सिस्टम बनाएगा। लिम्फ जो रहता है ये क्या क्या चीजें कंटेन करता है, एक सेकंड, इसमें एक चीज लिखना भूल गया। It is a fluid-like substance, comes from blood vessels through capillaries, occupy the intercellular spaces and contains, यहाँ पे लिख लेना, and contains दो चीजें, क्या क्या हो जाएगा, एक प्लाज्मा एंड सेकंड वन लिम्फोसाइट। एक हो जाएगा प्लाज्मा और सेकंड वन लिम्फोसाइट। उसके बाद फिर यहां से कंटिन्यू करोगे, इट एक्ट्स एज अ मिडिलमैन between blood vessels and tissue or cell if it helps in transportation of the substances between blood vessels and cells। क्लियर हो गया? ये हो जाएगा लिम्फेटिक सिस्टम। काम यहाँ पे क्या कर रहा है बोलने से, लिम्फ जो रहता है ये एक बॉडी का, हमारे ही बॉडी का एक बॉडी फ्लूइड होता है, कंटेन क्या क्या करेगा, प्लाज्मा और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होता है बोलने से, डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है, उतना डिटेल नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, बस जानने के लिए जान लो कि लिम्फोसाइट जो रहता है ये डब्ल्यूबीसी का एक टाइप होता है। ये कौन से पार्ट में प्रेजेंट रहेगा बोलने से, इंटरसेलुलर जितने स्पेसेस होते हैं वो सारे स्पेस को ये ऑक्यूपाई करके सेल्स के बीच बीच में और सेल्स और ब्लड वेसल्स के बीच बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, गुड। ये हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम लोग इसमें से आगे बढ़ते हैं। देखो आगे, अगला हेडिंग लगाओ, इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखो,
ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन जो रहता है ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं, क्योंकि प्लांट का जो स्ट्रक्चर रहता है उस ऑर्गेनिज्म का ही स्ट्रक्चर, उसके पूरे बॉडी का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है। जबकि हम लोग एनिमल्स की अगर बात करते हैं तो एनिमल्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर रहता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, ठीक, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इस वजह से हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस होते हैं इसमें हम लोग को बहुत ज्यादा ताम झाम देखने के लिए मिलता है। लेकिन वहीं अगर प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में सारे के सारे सॉरी मेजर जो काम होते हैं उसमें वो सारे के सारे सीधे स्ट्रेट ही हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? हमारे यहाँ पे हमारे बॉडी में देखेंगे तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्या बोलते हैं प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं किसी भी एक रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। जबकि प्लांट के बॉडी में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं होते हैं। जैसे हम लोग देखे हुए थे फोटोसिंथेसिस, बहुत ही सिंपल था। फोटोसिंथेसिस में हुआ क्या था, सनलाइट ट्रैप किया और सनलाइट ट्रैप करके वो अपना फूड प्रिपेयर कर लिया। वहीं अगर हमारे डाइजेशन की बात करते हैं तो ध्यान से उसको एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो कि कितना लंबा चौड़ा हम लोगों ने प्रोसीजर देखा हुआ था। माउथ में हम लोगों ने कितना प्रोसेस देखा हुआ था, उसके बाद ईसोफेगस में गया हुआ था पेरिस्टाल्सिस के थ्रू, स्टमक में उसमें बहुत ज्यादा एंजाइम्स उसमें मिले हुए थे, उसमें फिर उसका काइम क्रिएट हुआ था। काइम बनने के बाद एसिडिक नेचर था उसका, फिर आगे गया, फिर वहां से बाइल जूस मिलेगा, पेनक्रियाटिक जूस मिलेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो कितने सारे लंबा चौड़ा यहाँ पे प्रोसेस होते हैं। आ रहा समझ में? वहीं अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो देख लो, हार्ट का पूरा वस्कुलर सिस्टम देखे हुए थे, हार्ट के स्ट्रक्चर देखे हुए थे, हार्ट के अलग अलग पार्ट्स देखे हुए थे, उनके फंक्शंस देखे हुए थे, ब्लड वेसल्स कैसे होते हैं वो देखे हुए थे। तो ये तुम्हारे ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर रहता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसी वजह से ह्यूमन बॉडी के जितने भी प्रोसेसेस हम लोग देखे, लाइफ प्रोसेसेस, वो सारे के सारे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में हम लोग को दिखना रहता है, ठीक। वहीं अगर हम लोग प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट के सारे एक्टिविटीज जो रहते हैं वो एक सिंपलेस्ट वे में, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। क्लियर हो गया? तो वैसे ही ट्रांसपोर्टेशन भी जो प्लांट की बॉडी में होगा ये भी बहुत ही सिंपल तरीके से होता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्लांट्स की बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन दो सब्सटेंसेस का होता है। देयर आर मेनली two substances for transportation, for transport in plants. प्लांट्स एक हो जाएगा इसमें से फूड, पहले वाटर लिख लेते हैं, एक हो जाएगा वाटर प्लस मिनरल्स, और दूसरा हो जाएगा इसमें से फूड। वाटर और मिनरल्स का जिस वेसल में या जिस पाइप के थ्रू पूरा का पूरा इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं जाइलम। और फूड का ट्रांसपोर्टेशन जिस वेसल में होता है इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोएम, ठीक है। जाइलम के टोटल 4 टाइप्स होते हैं जो कि 9th में पढ़े हुए थे। अभी अगर याद आ जाए तो लिख सकते हो, नहीं आए तो भूल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में इसके पार्ट्स के बारे में मेंशन नहीं किया गया। फिर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो नोट डाउन करके इसमें लिख लेना, ठीक है। एक पहले ये फ्लो चार्ट बना लो, तो इतना तक मेरे साथ साथ बनाते चलो, फिर मैं जो लिखते जाऊंगा उसको भी लिखते चलना है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देख लेंगे इसमें से जाइलम के टाइप्स। तो हो जाएगा पहला टाइप जाइलम फाइबर, दूसरा हो जाएगा इसमें से जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम पेरेन्काइमा। और बाकी अगर किसी को याद आ रहा है दो नाम तो कमेंट पे जल्दी लिखो तो फटाफट। बाकी जो दो नाम है इसके अगर किसी को याद है क्लास 9th का तो कमेंट पे जल्दी लिखो। नहीं याद किसी को? ठीक है चलो अगला देख लो। इसमें से एक हो जाएगा ट्रेकिड्स और एक हो जाएगा जाइलम वेसल्स। एक हो जाएगा जाइलम वेसल्स। लिखो इतने नाम जल्दी लिखो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। ये हो जाएगा जाइलम के टोटल 4 टाइप्स। एक हो जाएगा जाइलम फाइबर, एक हो जाएगा जाइलम पेरेन्काइमा, एक हो जाएगा ट्रेकिड्स और एक हो जाएगा जाइलम वेसल्स। क्लियर? जल्दी करो जल्दी जल्दी। गुड, आगे देखो। अब फ्लोएम के टाइप्स में हम लोग देख लेते हैं। फ्लोएम के टाइप्स में क्या क्या आएगा। एक तो आता है इसमें सीव ट्यूब, सीव ट्यूब। एक आ जाएगा इसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा,
एक आ जाएगा इसमें फ्लोएम फाइबर, और एक आ जाएगा इसमें से कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल, ये हो जाएंगे फ्लोएम के टोटल 4 टाइप्स, ये हो जाएंगे जाइलम के टोटल 4 टाइप्स। क्लास 9th के सिलेबस में हम लोग को टिश्यू वाले टॉपिक पे इनके बारे में डिटेलिंग पढ़ना था, तो 9th से निकल गए हो तो इसके बारे में और हम लोग को 10th में डिटेलिंग नहीं करना है। नाम याद हो जाए तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के जो टाइप्स हैं ये तुम्हारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड नहीं है, और मेंशन होगा भी तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये तुम्हारे 9th का पार्ट होता है। क्लियर हो गया? हम लोगों को बस फ्लोएम और जाइलम ये जो 2 वेसल्स हैं इनके मेन फंक्शंस देखने हैं, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है ये इनके बारे में डिटेलिंग नहीं, वेसल्स के बारे में डिटेलिंग नहीं पढ़ना है, वेसल्स के फंक्शन के बारे में डिटेलिंग पढ़ना है, ताकि वो जो सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्टेशन कहां से कहां तक करते हैं इसके बारे में डिटेलिंग हम लोग को पता चल पाए। क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा तुम्हारा फूड और वाटर मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिन वेसल्स का यूज किया जाता है उनके टाइप्स। अब हम लोग इसमें देखेंगे सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, पहले फूड कर लेते हैं, फूड छोटा सा है जल्दी खत्म हो जाएगा। चलो, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स, अगला हेडिंग लगाओ। फूड इन प्लांट्स, देखो फूड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, in plants is known as translocation, is known as ट्रांसलोकेशन। ये टर्म पूरा याद कर लो, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो ट्रांसलोकेशन वर्ड जो रहता है ये डिफाइन होता है फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इनसाइड द प्लांट। क्लियर हो गया? प्लांट के इनसाइड में फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा इसी मेथड को हम लोग ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब समझो, फूड is transported in bulk amount, so it requires energy। ठीक, और याद करो 9th का क्लास का, थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करने की कोशिश करो। वो ट्रांसपोर्टेशन जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है और वो ट्रांसपोर्टेशन जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग कौन कौन से नाम से जानते हैं? अगर किसी को याद हो तो कमेंट करके जल्दी बताओ। ट्रांसपोर्टेशन विच रिक्वायर्स एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन विच डू नॉट रिक्वायर्स एनर्जी। तो उन दोनों मेथड्स को हम लोग को कौन कौन से मेथड के नाम से जानते हैं? अगर किसी को आता हो तो जल्दी कमेंट करके बताओ। नहीं आता किसी को? ठीक, गुड। देखो, तो ऐसा ट्रांसपोर्टेशन जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आ गया? और जिसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है उसको बोला जाता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे क्या है? एज फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन बल्क अमाउंट सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड this transportation is called active transportation। and this transportation is called active transportation। इसका मतलब फूड को बॉडी के किसी भी पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। अब इसमें एक दो टर्म्स तुमको और याद रखने हैं, देखो ध्यान से, इसमें लिखना सोर्स, एक सेकेंड, प्लेस, फ्रॉम वेयर
from where food is transported is called source, and from हो गया, and place where food need to reach is known as sink. ये दो टर्म्स यहां से तुमको याद रखने हैं। जहां से फूड को कलेक्ट किया जाता है ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं सोर्स, और जहां पे हम लोग को फूड लेकर के जाना रहेगा वहां को हम लोग बोलेंगे सिंक। ये मान लो एक प्लांट है, तो मेनली प्लांट का जो पार्ट होता है इसका, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई सा एक लीफ रहेगा, ये लीफ जो रहता है, ये जनरली लीफ जो एरिया रहता है, या वो एरिया जो ग्रीन कलर में अपीयर हो रहा होगा, जिसके पास क्लोरोफिल होगा, या जो पार्ट प्लांट का फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, वो सारे के सारे पार्ट फूड सोर्स के हिसाब से वहां पे हम लोग कंसीडर करेंगे। क्लियर हो गया? और वहां से बॉडी के बाकी किसी भी पार्ट, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो ब्रांचेस हो, किसी भी प्लेस में अगर फूड का ट्रांसपोर्टेशन हम लोग करते हैं, तो जहां पे उसका रिक्वायरमेंट होता है, जिस जगह तक हमको पहुंचाना रहेगा, उस प्लेस को हम लोग बोलेंगे सिंक। तो दो प्लेसेस यहां से तुमको याद रखने, एक हो जाएगा सोर्स और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे सिंक। क्लियर हुआ? एक सोर्स और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे सिंक, सोर्स एंड सिंक। ये हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। इसके बारे में हमको बस इतना ही देखना है, इससे ज्यादा तुमको नहीं करने हैं। क्लियर हो गया इतना? जो जो टर्म्स तुमको पहले नहीं सुने या नहीं पढ़े हुए थे, उनको जल्दी फटाफट नोट डाउन करो, मैं रब करूंगा, आगे बढ़ेंगे। फिर देखेंगे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन, वो थोड़ा सा टाइम खाएगा। एक सेकंड में हट जाता हूँ। जल्दी जल्दी इतने को नोट डाउन करो, इतने में से जितना नहीं पता था। फिर हम लोग सीधा चालू करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। हो गया? जल्दी करो भाई, जल्दी करो। डन, चलो गुड। तो ये हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। अगला हेडिंग लगाएंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, इसको पढ़ने के लिए पहले हम लोग थोड़ा सा एक रफ डायग्राम से कुछ कुछ टर्म्स देख लेते हैं, उसके बाद ही इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एकदम रफ टाइप का डायग्राम बनाना, कोई एग्जाम में इसको डायग्राम बनाने का कोई रिक्वायरमेंट तुम्हारा नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे नॉलेज के लिए एकदम रफ टाइप का बना लो, जल्दी से बना ले, मेरे साथ साथ बनाओगे इसको। सबसे पहला तो बना लो एक प्लांट, ऐसे ही सिंपल। ये हो गया प्लांट। प्लांट के निकले हुए रहेंगे यहाँ से रूट्स, इतना ही बनाओ बस। इसके बाद फिर इसमें एक ब्रांच निकाल देते हैं, ये हो गया एक ब्रांच, और यहां से एक अटैच कर दो, बस एक लीफ, सिंगल लीफ, बस हो गया। हम लोगों को क्योंकि वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करवाना रहता है लीफ तक, तो लीफ तक हम लोग बस बनाएंगे इसमें। अब देखो ध्यान से, ये जो रूट है, ये जो रूट है, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं, ये हो जाएगा रूट। ये जो रूट है, रूट के पास छोटे छोटे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे रूट हेयर बना रहा हूं, ये हो गया रूट हेयर। रूट हेयर और रूट के बीच में कुछ पोर्शंस होते हैं, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा रूट, इनके बीच में हम लोग ये बना दिए, बॉक्स बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बना दिए। ये इतना समझ में आ गया? ये है रूट हेयर। रफ डायग्राम बनाओ जल्दी, रूट हेयर, ठीक। ये अब ये देखो, ये जो बॉक्स बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, इसको क्या क्या बोलते हैं पहले ध्यान से समझो।
रूट हेयर के जस्ट पहले में जो बॉक्स आया हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे एपिडर्मिस। रूट हेयर के पहले में जो आया हुआ है बॉक्स इसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, और सबसे लास्ट में जो बॉक्स आता है इसको हम लोग बोलते हैं एंडोडर्मिस। एक हो जाएगा एपिडर्मिस और हो जाएगा एंडोडर्मिस, और बीच में कुछ कुछ जो बॉक्सेस दिख रहे हैं इनको हम लोग बोलते हैं रूट कॉर्टेक्स। रूट कॉर्टेक्स, रूट कॉर्टेक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा रूट, सबसे पहला रूट हेयर, रूट हेयर के बाद एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद रूट कॉर्टेक्स के 2-3 लेयर्स रहेंगे, उसके बाद फिर एंडोडर्मिस, और एंडोडर्मिस जो रहता है ये फिर कनेक्टेड होता है फ्लोएम वेसल से। इसको लीफ तक लेकर जाना है, ये कनेक्ट हो जाएगा लीफ से, ये हो जाएगा फ्लोएम वेसल, सॉरी जाइलम वेसल, जाइलम वेसल। समझ में आया स्टेप्स, कहां कहां से वाटर जाने वाला है, ध्यान से समझो। ये रूट हेयर है, रूट हेयर पे ये तो रूट रूट जो है, ये रूट जो है ये सॉइल में पूरा का पूरा डीप रहने वाला है। इसके आसपास में बहुत सारे ये सॉइल पार्टिकल्स मिलेंगे देखने के लिए, और सॉइल पार्टिकल्स जो रहते हैं ये अपने पास में वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन करके रखेगा, और साथ में कुछ कुछ मिनरल्स भी उसके पास रहेगा। क्लियर हो गया? एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर जो रहता है ये रूट हेयर से होता है। तो सबसे पहला हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर के स्टेप्स लिखते हुए चलते हैं, और साथ साथ उसको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। पहला नंबर हो जाएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सबसे पहला हम लोग इसमें क्या करेंगे, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करवाते हैं। इसके बारे में डिटेलिंग सुनो, सुनो इधर सुनो। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स जो रहता है, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट हेयर, रूट हेयर। इसमें समझना एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स is an active process, ब्रैकेट में लिख लेना, needs energy, whereas absorption of water is a passive process. Water absorbed by the process of डिफ्यूजन। इतना लिखना है पहले इसके लिए, समझ में आया? अब देखो ध्यान से समझो इसको। वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन जो रहता है ये रूट हेयर्स के थ्रू ही होने वाला है। रूट हेयर जब इनको एब्जॉर्ब करता है तो वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए उसको कोई भी एनर्जी वहां पे रिक्वायर नहीं होता है। डिफ्यूजन का जो प्रोसेस रहता है ये पैसिव प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन के प्रोसेस में कभी भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू वाटर तो एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसमें एनर्जी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं लगेगा। लेकिन जब जब रूट हेयर किसी मिनरल को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है तब उस केस में उसको वहां पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो मिनरल्स एब्जॉर्प्शन के केस में ये जो प्रोसेस हो जाएगा ये हो जाएगा एक्टिव प्रोसेस, और वाटर के एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस हो जाएगा ये हो जाएगा एक पैसिव प्रोसेस। क्लियर हुआ इतना? एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस क्लियर हो गया? तो ये दोनों चीजों के लिए तुमको याद रखना है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स जो होते हैं इसमें से वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन सॉरी एब्जॉर्प्शन होता है ये पैसिव प्रोसेस होगा, वहीं मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है ये एक एक्टिव प्रोसेस के थ्रू होता है।
कुल मिलाकर के उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। आ गया समझ में? ये कितना समझ में आया? कितना समझ में आ गया? एक चीज में और लिख सकते हो, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड रूट प्रेशर भी लिख लो इसी में, एंड रूट प्रेशर, एक टर्म इसमें और आ जाएगा। हालांकि डिफ्यूजन भी लिख दोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा उसमें। इतने तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत इजी चीजें थी। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग कि सेकंड स्टेप जो रहता है ये क्या होता है। सेकंड स्टेप को हम लोग बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप, अब यही तुमको ध्यान से समझना है। एसेंट ऑफ सेप का मतलब होता है वाटर एब्जॉर्ब कर लिया गया रूट से, रूट से एब्जॉर्ब करने के बाद अब उस वाटर और मिनरल्स को हम लोगों को जाइलम वेसल्स के थ्रू नीचे से लेकर के पूरा का पूरा ऊपर तक पहुंचाना है। समझ में आया? और जब इसमें वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवाया जाता है तो ये एक पैसिव प्रोसेस होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर के लिए भी हमको किसी भी टाइप के एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। समझ में आया इतना? उसमें कोई सा भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो बिना एनर्जी लगाए किसी भी सब्सटेंस को हम लोग नीचे से अगर ऊपर भेज रहे हैं, ऊपर से तो चलो कोई सा भी सब्सटेंस अगर छोड़ दिए तो वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, लेकिन नीचे से जब तक बिना एनर्जी लगाए अगर किसी सब्सटेंस को हम लोग ऊपर भेज रहे हैं तो इसमें कोई ना कोई सा एक मैकेनिज्म काम कर रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पे एक मैकेनिज्म नहीं, यहाँ पे 2-3 डिफरेंट मैकेनिज्म काम करते हैं। मैं एक एक को ढंग से एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, पहले सुनो, उसको समझो, उसके बाद फिर उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है? अब देखो ध्यान से, मान लो ये है प्लांट, अभी यही मान लो प्लांट है, ये हो जाएगा इसका लीफ, ये हो जाएगा प्लांट का लीफ। क्लियर हुआ? पहला प्रोसेस देखो, नीचे से ऊपर जाने के लिए कौन सा पहला फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव प्रेशर क्रिएटेड बाय ट्रांसपीरेशन। पहला नंबर क्या हो जाएगा? नेगेटिव प्रेशर क्रिएटेड बाय लीफ by the process of ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इसको जनरली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर लॉस। इतना ही लिख लो, काम चल जाएगा तुम्हारा। वाटर लॉस जब फोटोसिंथेसिस होता है या फिर गैसेस एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज के थ्रू जब गैस बाहर जा रहे होते हैं तो उसके साथ में वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स भी बाहर निकल जाते हैं। क्लियर हो गया? जिस वजह से प्लांट में वाटर लॉस होता है। अब ध्यान से समझो, अगर ऊपर से, जैसे मान लो ये पाइप है, अगर ऊपर से किसी चीज को हम लोग खींचेंगे, ये तो पूरा का पूरा क्लोज पाइप हो गया। घर में अगर कभी ट्राई करके देख लेना, पाइप पूरा का पूरा खाली रहता है। एक पाइप को लेकर के किसी, सिंपल सा एग्जांपल समझो, जब फ्रूटी वगैरह पीते हो, फ्रूटी, तो फ्रूटी में क्या आता है? एक स्ट्रॉ लगा हुआ रहता है। स्ट्रॉ तो पूरा का पूरा खाली रहता है। हम लोग करते क्या है? ऊपर से उसको माउथ से उसको लगा कर उसको सक किया जाता है, उसको खींचा जाता है ऊपर की तरफ, तब जाकर के फ्रूटी जो रहता है वो कहां से? नीचे से ऊपर आ जाता है। सेम वैसे ही, सेम वैसे तो हम लोग जो उसको सक किए हुए हैं मुंह से, अपने माउथ के थ्रू जब उसको सक किया जाता है तो हम लोग अपने माउथ के थ्रू उस पाइप के अंदर में एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं। क्लियर हुआ? हम लोग अपने माउथ के थ्रू उस पाइप में एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, और उसी नेगेटिव प्रेशर की वजह से जो फ्रूटी होता है या जो भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं वो स्ट्रॉ के थ्रू होते हुए ये ऊपर चढ़ जाता है। समझ में आ गया? तो ये जो प्रोसेस था इसमें हम लोग को ज्यादा अमाउंट, मतलब जब हम लोग फ्रूटी या फिर कोई सा कोल्ड ड्रिंक को सक करके हम लोग जब उसको कंज्यूम करेंगे तो हम लोग लार्ज अमाउंट में लेते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस का लार्ज अमाउंट में ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए हमको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, तो हम लोग अपने मसल्स एनर्जी का उसमें यूज करेंगे। लेकिन इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये बल्क या फिर लार्ज अमाउंट पे नहीं होता है, थोड़े थोड़े अमाउंट पे इसमें ट्रांसपोर्टेशन होगा, और इस ट्रांसपोर्टेशन को करवाने के लिए इसको किसी भी टाइप का एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी हम लोग कोल्ड ड्रिंक के केस में देखे हुए थे। ऊपर से अगर हम लोग किसी भी चीज को सक करते हैं, या ऊपर में अगर किसी चीज का सामान जो है वो खाली हो चुका है, तो उस जगह को फिलअप करने के लिए नीचे से सब्सटेंसेस आना चालू हो जाएगा। समझो ध्यान से, ये वाला जो यहां से लेकर के ये पूरा का जो रीजन है, यहां से वाटर वेपर बाहर निकलते जा रहा है। ये वाटर वेपर बाहर निकल गया। जब यहाँ से वाटर वेपर ये बाहर निकलते जाएगा तो वाटर वेपर अपने पीछे से उसको नेगेटिव प्रेशर लगाते जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो पाइप दिखेगा यहाँ से,
यहाँ से ये जो पूरा का पूरा पाइप आने वाला है, इसमें वाटर जो रहता है वो धीरे 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 करके ऊपर चढ़ना चालू होता है। क्लियर हो गया? तो ये पहला प्रोसेस क्या हो जाएगा, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए नेगेटिव प्रेशर क्रिएटेड बाय लीफ, या फिर जो भी पोरस एरिया होता है जहां पे छोटे छोटे पोर्स या स्टोमेटा जहां पे मिलते हैं, वहीं से वाटर लॉस होगा। वाटर लॉस होने की वजह से वाटर वहां से बाहर निकल जाएगा, और वही वाटर लॉस जो रहता है वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा, जो कि पानी को नीचे से ऊपर लाने में हेल्प करने वाला है। और ये हो जाएगा एसेंट ऑफ सेप का तुम्हारा एक स्टेप। समझ में आ गया? ये हो जाएगा एसेंट ऑफ सेप का एक स्टेप। अब समझो, पानी को नीचे से ऊपर लाना है वो बिना एनर्जी लगाए, एक ही अगर फैक्टर वहां पर रिस्पॉन्सिबल तो होगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? इतने बड़े काम को करने के लिए बिना एनर्जी लगाए पानी को नीचे से ऊपर लाने के लिए एक फैक्टर तो रिस्पॉन्सिबल होगा नहीं। एक फैक्टर हम लोग देख लिया, अब इसके बाद और भी फैक्टर्स इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखो, सेकंड नंबर का जो फैक्टर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस। कोहेसिव एंड एडेसिव फोर्सेस। अब समझो कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस क्या होते हैं। थोड़े से तो पहले वर्ड्स के टर्म्स का मतलब पहले समझ लो। को का मतलब होता है साथ में, ये हो जाएगा साथ में, एक साथ जो रहते हैं। और एडेसिव का मतलब होता है चिपकना। अरे बोलते हैं ना कि एडेसिव एडेसिव से पहले यूज करना है, उसके ऊपर में फिर कोई पोस्टर वोस्टर लगाएंगे तो फिर वो वहां पे चिपक जाएगा। एडेसिव का मतलब होता है जैसे फेविकोल हो गया, फेविक्विक हो गया, ये सारे के सारे एडेसिव होते हैं। एडेसिव का मतलब होता है चिपकाने वाला। बात समझ में आ रहा है? तो दो टाइप के फोर्सेस यहाँ पे एक्ट करने वाले हैं। एक को बोलेंगे हम लोग एडेसिव फोर्स, और सेकंड वाले को हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। को का मतलब होता है साथ में, और एडेसिव का मतलब होता है चिपकाने वाला। कितना समझ में आ गया? अब इनके मतलब के हिसाब से इनका मीनिंग पहले समझो कि ये फोर्सेस जो है ये एक्ट कैसे करते हैं। पहले देख रहे हैं हम लोग कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स हम लोग उसको बोलते हैं जो सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला होता है। तो कोहेसिव फोर्स क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अट्रैक्शन फोर्स एक्ट बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स। क्लियर? वहीं अगर एडेसिव फोर्स की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स, या अच्छा अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव लिखो, अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू सिमिलर मॉलिक्यूल्स। और इसमें क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू, हाँ नहीं हो सकता। अभी अभी हम लोग देखे हुए थे ह्यूमन बॉडी में ये टेक्निक हम लोग यूज ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बॉडी में जो सब्सटेंसेस का रिक्वायरमेंट होता है ये लार्ज अमाउंट पे होता है। अब ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन तुम लोग अगर बूंद बूंद के हिसाब से अगर करवाओगे, एक एक ड्रॉप का अगर पूरा का पूरा बॉडी में फ्लो करवाओगे, तो सब्सटेंसेस को वो ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं पाएगा प्रॉपरली। और हमारे बॉडी में जो सब्सटेंसेस का रिक्वायरमेंट होता है उनका प्रॉपर सप्लाई ही नहीं हो पाएगा। तो हमारे बॉडी में तो खैर ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कि हम लोग बिना एनर्जी यूज किए बॉडी में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करवा लें, क्योंकि हमारे बॉडी में खास करके ह्यूमन बॉडी या फिर दूसरे एनिमल्स के केस में अगर देखोगे, तो अभी अभी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले ही मैं बताया था कि हमारा जो बॉडी रहता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें हर एक प्रोसेस जो रहता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेशन के थ्रू होता है। हम लोग को जो ये चैप्टर सभी 10th के लेवल में पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही ऊपर ऊपर से एकदम सरफेशियल हम लोग पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अगर साइंस लेकर के 11th या 12th में जाओगे, और अगर तुम्हारा सब्जेक्ट बायोलॉजी भी रहेगा, और किस्मत वश अगर मेरे से ही पढ़ोगे, तो फिर ये सारी चीजें डिटेल में तुमको अगले आने वाले 2 साल में कराए जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? कहीं पे भी पढ़ोगे वहां पे भी करवाए जाएंगे। क्लियर? तो ह्यूमन के केस में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन छोटे छोटे अमाउंट में नहीं, लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होता है। और जब भी लार्ज अमाउंट में किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन करवाना रहेगा, तब के केस में हम लोग बिना एनर्जी यूज किए ट्रांसपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे। क्लियर हो गया? चलो अब आगे देखो। तो यहां से दो टाइप के फोर्सेस देख लिया, हो जाएगा कोहेसिव फोर्स, हो जाएगा एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स को किसको बोल रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब इसको समझो ध्यान से। मान लो मेरा ये उंगली कट गया, ये उंगली कट गया यहां से,
उंगली कट गया, इसको अगर ले जा करके मैं इस बोर्ड में ऐसे चिपकाऊंगा तो यहाँ पे मेरे उंगली में जो मॉलिक्यूल्स है वो अलग अलग है और ये बोर्ड का जो मॉलिक्यूल्स है वो डिफरेंट है। तो ये अगर इसमें ऐसे जाकर के चिपक गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, ये देखो एसी का रिमोट है, इसके सामने में यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ, हाँ, इसका ये सामने में जो स्क्रीन है इसके ऊपर में एक स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, एक कवर लगा हुआ है, ऐसे देखो ये निकल रहा है ना, ये निकल गया, ये पूरा का पूरा ये क्या है, पॉलिथीन है। तो ये पॉलिथीन अलग सब्सटेंस का हो जाएगा, ये देखो इसके बाहर में ये पॉलिथीन ऐसे लगा हुआ है, ये पॉलिथीन अलग सब्सटेंस का हो जाएगा और अंदर में जो प्लास्टिक है उसका भी थोड़ा सा नेचर डिफरेंट होगा इससे, क्लियर। लेकिन ये दोनों क्या हुए हैं, आपस में ये चिपक गए हैं। तो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस जब आपस में चिपके हुए रहते हैं तो इनके बीच में कौन सा फोर्स एक्ट करता है बोलने से, सॉरी एडहेसिव फोर्स एक्ट करेगा। भेजे में घुसा इतना, इसके बीच में कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, एडहेसिव फोर्स एक्ट करेगा। और वही कोहेसिव फोर्स किसको बोलते हैं, ध्यान से समझना। जैसे ये एक घर में अभी इसको प्रैक्टिकल करके भी देख लेना, ये एक वाटर का ड्रॉप ले लिए, पानी ऐसे एक ड्रॉप पानी यहाँ पे गिरा देना, एक ड्रॉप पानी थोड़े से दूर में गिरा देना, ठीक, एक ड्रॉप पानी यहाँ और दूसरा ड्रॉप पानी यहाँ पे, और दोनों के बीच में एक पतला सा ऐसे डंडी लेकर के ऐसे एक लाइन खींचने का कोशिश करना। हल्का सा भी अगर दोनों पानी कनेक्ट हो जाएंगे तो तुरंत आपस में आकर के मिल जाते हैं, तुरंत एक दूसरे से दोनों आपस में आकर के दोनों ही ड्रॉप जो रहेंगे आपस में तुरंत मिल जाएंगे। तो वो दोनों जो वाटर के ड्रॉपलेट्स थे वो सेम टाइप के थे और सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स में भी अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और उस वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। तो सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स हम लोग बोलेंगे कोहेसिव फोर्स और डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। अब देखो ये दोनों फोर्सेस यहाँ पे एक्ट कैसे करते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहला वाटर के मॉलिक्यूल्स अगर इस वॉल में चिपकेंगे तो ऐसे चिपक जाएगा, देखो ये इस टाइप से बना लेगा, ये उठ जाएगा ऊपर की तरफ, चिपकते चिपकते वो ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाएगा और ये पूरा का पूरा क्या है तुम्हारा, वाटर, ये हो जाएगा वाटर। अब देखो ये हो गया वाटर का मॉलिक्यूल और ये हो जाएगा वॉल के मॉलिक्यूल्स, मतलब जाइलम के मॉलिक्यूल, जाइलम में तो कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स का ही बना हुआ रहेगा, तो हो जाएंगे जाइलम के मॉलिक्यूल्स। तो वाटर जाइलम के मॉलिक्यूल से चिपक चिपक करके ऐसे ऊपर चढ़ते जाएगा धीरे धीरे करके, ये वॉल के थ्रू चिपकते हुए ऊपर चढ़ते जा रहा है। तो ये जो फोर्स वॉल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स हो गया यहाँ पे। अब समझो जब ये वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है तो ये अपने पीछे वाले वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ खींच के लाएगा। अगर ऊपर का मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा होगा तो ये इसके पीछे में जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहेगा वो अपने साथ में उसको चिपकाते हुए खींचते हुए लाएगा, ऐसे चेन बनाते हुए क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, कोहेसिव फोर्स लगता है। तो एडहेसिव फोर्स की वजह से वाटर दीवार से चिपकते चिपकते ऊपर चढ़ेगा और कोहेसिव फोर्स की वजह से अपने पीछे में जो वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसको खींचते खींचते वो लेते हुए आएगा। बात समझ में आ गया। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम रोड टू लीफ एरिया। आ गया समझ में इतना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा दो टाइप के फैक्टर्स यहाँ पे इन्वॉल्व, दो टाइप के फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, एक हो जाएगा कोहेसिव फोर्स और दूसरा हो जाएगा एडहेसिव फोर्स। और ये सारा मैकेनिज्म जो दो टाइप का हम लोग मैकेनिज्म यहाँ पे दो पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, इसी मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप्ट, जिसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं वो या फिर वाटर जो रहता है वो रूट से लेकर के पूरे के पूरे लीफ एरिया तक पहुंचेगा, वो भी बिना किसी एनर्जी लगाए। क्लियर हुआ इतना? ये वाला टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी बताओ। क्लियर हुआ तो क्लियर, या फिर डाउट है तो बताओ कहां पे डाउट आया, उसको आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया तो जल्दी लिखो क्लियर। गुड, क्लियर है। चलो तो ये देख लिए प्रोसेस हम लोग पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स कल तक का। आज देख लिया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इतने में तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन का भी जो टॉपिक है ये हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। अब तुम्हारे इस चैप्टर में हमारा सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन। आज उसको मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ, बट इसको ज्यादा देर तक आज का क्लास खींच नहीं पाएंगे क्योंकि आज सैटरडे है और मेरे को भी थोड़ा सा काम रहता है। तो आज का क्लास, आज का सेशन जल्दी एंड कर दिया जाएगा। थोड़ा सा डिटेलिंग हम लोग, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं एक्सक्रीशन को लेकर के, ठीक। और उसके बाद फिर जो उसकी डिटेलिंग रहेंगे, नोट डाउन करने वाले जो चीजें रहेंगे उसको हम लोग देखेंगे अगले वाले क्लास में। हार्डली वो एक क्लास खाएगा। एक क्लास अगर थोड़ा सा ज्यादा भी लगा तो मुश्किल से 1 आवर या फिर 1 आवर 1.5 आवर के क्लासेस इसमें बचे हुए हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे कि मंडे वाले क्लास में पूरा का पूरा एक्सक्रीशन में भी साथ तक ना हो पाए, क्योंकि उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, डायग्राम्स हैं, उसको भी तो सिखाना पड़ेगा। फिर
नेफ्रॉन देखना है, किडनी देखना है, तो उनके स्ट्रक्चर भी बनाने पड़ेंगे। 2 क्लास और लगेंगे, 2 क्लास हार्डली, ठीक है। मंडे और ट्यूसडे 2 क्लासेस में हम लोग का साइंस का ये चैप्टर भी हो जाएगा कंप्लीट, ठीक। थोड़ा सा पेशेंस रख करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तब जाकर के हम लोग फिर क्या है कि मैथ्स जो रहेगा इसको हम लोग थोड़ी सी स्पीड में निकालेंगे, क्योंकि मैथ्स में छोटे छोटे चैप्टर्स है और ऊपर से एक बार तुम लोग पढ़ भी चुके हो सारी चीजों को, और जो नए कॉन्सेप्ट आएंगे वो बहुत कम है, उसको मैं यहीं पे करवाते चलूंगा जो नए कॉन्सेप्ट है, और पुरानी चीजों को वैसे ही पढ़ चुके हो, तो हम लोग को बस मैथ्स में प्रैक्टिस ज्यादा लगाने में, क्लियर। तो मैथ्स के एक एक क्लास मान करके चलो हार्डली 3 to 4 क्लासेस में कंप्लीट होते चलेंगे। साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री भी मुश्किल से 3 या 4 क्लासेस में कंप्लीट हो जाते हैं, बस टाइम टेकिंग रहता है। तो बायोलॉजी में बार बार बोल रहा हूँ, पेशेंस रख करके ही पढ़ना। देखो इतना डिटेल में बताया जा रहा है, इतने छोटे छोटे चीजों को भी पूरा का पूरा क्लियर करवाया जा रहा है। अगर फिर भी इन चीजों को भूल गए और एग्जाम में अगर मार्क्स कम लेकर गए, तो फिर तुम जो मेहनत कर रहे हो, मेरा तो मेहनत छोड़ दो, तुम जो मेहनत कर रहे हो वो पूरा का पूरा वेस्ट चला जाएगा, ठीक। तो इसी वजह से बायोलॉजी पढ़ने के टाइम पे थोड़ा सा पेशेंस रखना, और जो चीज एक बार में समझ में ना आए उसको वापस से फिर से वीडियो देखने का कोशिश करना। एक बार वीडियो देख लेना तो दूसरी बार में कम से कम वो समझ में आ ही जाएगा। फिर भी नहीं आता है तो फिर कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए अवेलेबल है, लाइव क्लास अवेलेबल है, तुरंत उसका क्वेश्चन जो भी तुम्हारा निकल करके आएगा उसको पूछ सकते हो, ठीक। चलो, तो अब इसके बाद हम लोग हमारा अगला टॉपिक यहां से चालू करते हैं, एक्सक्रीशन, ठीक है। हेडिंग लगा कर छोड़ दिए रहो, अगले वाले क्लास में इसके बारे में डिटेलिंग करेंगे, एक्सक्रीशन। देखो, बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए हमारे पास 2 प्रोसेसेस होते हैं। जब हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे वहां पे भी बताया था, और अभी फिर से बता रहा हूं। एक को बोलते हैं हम लोग एक्सक्रीशन, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं इजेशन। देखे थे ना इजेशन, न्यूट्रिशन का लास्ट टॉपिक, ठीक। तो इसमें से इजेशन जो रहता है, ये बकल कैविटी के थ्रू या फूड के डाइजेशन के थ्रू जो हम लोग खाना डाइजेस्ट करते हैं, उसका वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इजेशन। क्लियर हुआ? जो हम लोग फूड कंजम्पशन के थ्रू हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बनता है उसको बाहर निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। वही बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू बने हुए वेस्ट को इसमें लिखना, पहले इसको डिफाइन कर देते हैं, इसको डेफिनेशन तक लिख लेना। वेस्ट मटेरियल, एक सेकंड, द प्रोसेस ऑफ throwing out waste material, the process of throwing out waste material from the body is called excretion। फिर लिखना है इसमें, these waste products are formed due to metabolic activity of the body। For example, ammonia, यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा। ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सक्रीशन के लिए डेफिनेशन। एक्सक्रीशन जो प्रोसेस रहता है, ये हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो भी ब्रेकडाउन या फिर सिंथेसाइज होता है उसके वजह से जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिनका हमारे बॉडी में कोई भी यूज नहीं होता है, उन सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। ये जो मेनली प्रोडक्ट आएंगे इसमें हम लोग का हो जाएगा एक अमोनिया, एक हो जाएगा यूरिया, एक हो जाएगा यूरिक एसिड। अब इसके लिए थोड़ा सा एडिशनल नॉलेज सुन लो। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये तीनों ही वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन इन तीनों का एक्सक्रीशन इसी फॉर्म में हर एक बॉडी में नहीं होता है।
जैसे हमारा ह्यूमन की बॉडी की बात करेंगे तो हमारे ह्यूमन बॉडी में भी ये तीनों सब्सटेंसेस मिल जाएंगे। दूसरा, किसी भी ऑर्गेनिज्म लेकर के चलो उसमें भी लगभग लगभग ये तीनों वेस्ट प्रोडक्ट तुमको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन हम लोग जो एक्सक्रीट करते हैं वो होता है यूरिया, समझ में आया। वहीं फिश फिश वगैरह जो रहते हैं वो जो एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं बॉडी से, वो होता है अमोनिया, समझ में आया। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि थोड़े से ड्राई प्लेसेस पे रहते हैं, ड्राई प्लेसेस बोलने का मतलब हो जाएगा जैसे थार डेजर्ट में हो गया, या फिर वो रशियन साइड ले लो, रशिया साइड ले लो, रशिया साइड में पूरा का पूरा डेजर्ट है, उधर कोल्ड डेजर्ट है, पूरा का पूरा आइस भरा पड़ा है, कोल्ड डेजर्ट है उस साइड में, ठीक है। तो रशिया ले लो या फिर इंडिया का थार डेजर्ट एरिया ले लिए, जहां पे कि वाटर का अवेलेबिलिटी बहुत कम होता है, पानी बहुत कम अमाउंट में मिलेगा, वहां के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूरिक एसिड सिक्रीट करेंगे, एक्सक्रीट करेंगे। क्लियर हो गया। वहां ह्यूमन नहीं, ह्यूमन तो सभी जगह, पूरे दुनिया में जो ह्यूमंस है वो यूरिया ही सिक्रीट करेंगे। हम लोग दूसरे अदर एनिमल्स की बात कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। अदर एनिमल्स में फिशेस जो रहते हैं या फिश जो रहते हैं या फिर एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स अमोनिया सिक्रीट करने वाले हैं। टेरेस्ट्रियल जो कि मॉडरेट एरिया में रहते हैं, जहां पे पानी का भी अवेलेबिलिटी ठीक ठाक रहता है, मॉडरेट अमाउंट पे रहता है, वो यूरिया सिक्रीट करते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही ड्राई प्लेसेस पे रहते हैं वो यूरिक एसिड सिक्रीट करेंगे, सॉरी सिक्रीट नहीं, एक्सक्रीट करेंगे। इतना समझ में आ गया। अब समझो, अमोनिया जो रहता है ये इन तीनों ही वेस्ट प्रोडक्ट में से सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट इज अमोनिया। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है यूरिया और थर्ड नंबर पे आता है यूरिक एसिड। क्लियर हो गया इतना। ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बाहर निकालने के लिए ज्यादा अमाउंट पे पानी का भी रिक्वायरमेंट होता है। इसी वजह से ये वेस्ट प्रोडक्ट को जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ये डायरेक्टली अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि पानी का अवेलेबिलिटी वहां पे बहुत ज्यादा होता है। हमारे बॉडी में भी अमोनिया फॉर्म होता है, लेकिन हमारा बॉडी जो है अमोनिया को एज इट इज बॉडी से एक्सक्रीट नहीं करता है, क्योंकि इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है कि अगर इसको डायरेक्टली हम लोग किडनी के पास अगर भेज देंगे तो किडनी को भी डैमेज कर देगा, पूरे के पूरे ट्रैक को भी डैमेज कर देगा, और पूरा हमारा यूरिनरी सिस्टम जो है उसको पूरा कोलैप्स कर देगा, ये पूरा बर्बाद कर देगा। बात समझ में आ रहा है। तो इस वजह से अमोनिया को सबसे पहला हम लोग का बॉडी जो रहता है वो यूरिया में कन्वर्ट करता है, समझ में। इस काम के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लीवर, ठीक है। वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करेगा। यूरिया में कन्वर्ट होने के बाद हमारा जो बॉडी रहता है वो यूरिया को बॉडी से एक्सक्रीट करेगा। बात समझ में आया। ये है तुम्हारा इस पूरे इस टॉपिक के लिए बेसिक। अब इसी को हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग अमोनिया हमारे बॉडी में फॉर्म होता है, सॉरी यूरिया जो हमारे बॉडी में फॉर्म होता है, इसको हम लोग किस मैकेनिज्म के थ्रू पूरे के पूरे बॉडी से बाहर निकालेंगे। बात समझ में आ गया। ये हो जाएगा हमारा लास्ट टॉपिक, एक्सक्रीशन। हार्डली 1 या 2 क्लास कोशिश करेंगे एक ही क्लास में हो जाए, 1.5 आवर के क्लासेस लेने का कोशिश करते हैं। नहीं भी होता है तो हार्डली 2 क्लासेस में तुम्हारा चैप्टर जो है पूरा हम लोग रैप अप कर लेंगे। क्लियर हो गया इतना। चलो, अब अगर किसी का कुछ डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, अदरवाइज सेशन एंड किया जाएगा। किसी का कुछ डाउट है तो पूछ लो, और क्लियर है तो जल्दी जल्दी सब लोग कमेंट पे क्लियर लिखो ताकि मैं सेशन एंड करूं जल्दी। चलो चलो, क्लियर क्लियर क्लियर, गुड। कोई डाउट नहीं है। हाँ, पहले ग्रुप वाले अगर तुम 2 लोग हो इसमें, अगर तुम दोनों को कुछ डाउट हो तो पहले पूछ लो। नहीं है, ठीक है फिर चलो। तो अब जो डाउट्स रहेंगे, हाँ, हिस्ट्री का जो हिस्ट्री का जो पेपर दिया गया है उसको जो लोग सबमिट किए हो ठीक है, जो नहीं भी किए हुए हो वो कल संडे है, आराम से बैठो घर में, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, सॉल्व करके उसको अपलोड करो, ठीक है। वहीं पे तुमको अपलोड करने के लिए ऑप्शन दिख जाएगा, फोटो वहीं से क्लिक करना है। और एक चीज, जब फोटो क्लिक कर रहे होगे तो उसको इंश्योर कर लेना कि तुम्हारा जो पेज है वो ऐसे सीधा ही रखा हुआ रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन मोड पे इसको फ्लिप करने का या फिर टर्न करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तुम्हारा पेज टेढ़ा मेढ़ा रहेगा तो वो चेक ही नहीं हो पाएगा, फिर मैं पढ़ूंगा कैसे उसको अगर उल्टा पुल्टा रहा तो। ये इंश्योर कर लेना फोटो क्लिक करने के टाइम पे तुम्हारा कैमरा जो है वो सीधा ही रहे, पेज को सीधा ही वो फोटो खींच करके अपलोड करे। ये इंश्योर करने का जिम्मेदारी तुम्हारा है, समझ में आया। उल्टा पुल्टा अपलोड नहीं करोगे। कल संडे है, आराम से उसको पढ़ो लिखो जो भी कर लो, उसके बाद टेस्ट अटेम्प्ट करो, उसको फिर जाकर के अपलोड करो, फिर मैं उसको चेक कर लूंगा। और जो डाउट्स आएंगे, अब मंडे के क्लास में जो भी डाउट्स आएंगे उसको डाउट्स को लेकर के आओ, मंडे के क्लास में डाउट्स क्लियर किया जाएगा, ठीक है। चलो।